गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, मैं नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि स्टैट्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए मैंने प्रिपेयर करी हुई है। तो मेरे बच्चों, जो मेरा पेपर है वो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, और नेक्स्ट क्लास जो मेरी आज है, टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा, अब तक हम जो डिस्कशन कर रहे हैं अपनी क्लासेस में, वो सेंट्रल वैल्यू या एवरेज को लेके कर रहे हैं। तो एवरेज हमारे पास दो कैटेगरी के थे, न्यूमेरिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। हमारा सबसे पहले न्यूमेरिकल एवरेज पे हम लोग काम कर रहे थे। तो न्यूमेरिकल एवरेज के तीन मेजरमेंट थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। राइट। अर्थमेटिक मीन मैं अपनी पिछली क्लासेस तक आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नाउ टुडे माय टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन। बिल्कुल सिंपल है, कैसे वर्क करेंगे, क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, क्या डेफिनेशन है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डीमेरिट्स है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए मेरे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस डिस्कस ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला तो जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा जो मेजरमेंट है, ये एक न्यूमेरिकल मेजरमेंट है, तो मुझे डाटा लिखना पड़ेगा। अब डाटा का फॉर्मेट मैं आपको समझा चुका हूं, कैसे लिखता हूं मैं। लेट एक्स आई ओब्लिक एफ आई, वेयर आई गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट, बी द गिवन डाटा सच दैट। अब यहां पे क्या कंडीशन है, सच दैट ईच ऑब्जर्वेशन एक्स आई मस्ट बी पॉजिटिव फॉर ऑल आई गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन जब डिफाइन होगा, तो वो कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड सिर्फ तब होगा जब सारी न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन, सारी वैल्यूज एक्चुअली में पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मतलब अगर डाटा के अंदर एक भी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है या एक भी ऑब्जर्वेशन 0 है, यू नेवर डिफाइन ज्योमेट्रिक मीन। सो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑल ऑब्जर्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव। तो मेरी मजबूरी है, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन आपके सामने लिख रहा हूं या आपको पढ़ा रहा हूं, तो डाटा मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए जी, हो गया। अब बात यह आती है कि ज्योमेट्रिक मीन करता क्या है। भाई हमें एवरेज देता है, सेंट्रल वैल्यू देता है। सर हाउ वी डिफाइन द ज्योमेट्रिक मीन। तो जो आपको एवरेज देगा, आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो मेरे बच्चों, वेरी सिंपल, ज्योमेट्रिक मीन हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट x1 टू दी पावर f1 इंटू x2 टू दी पावर f2 अप टू डॉट डॉट xn टू दी पावर fn टू दी होल पावर 1 अपॉन कैपिटल एन। बिल्कुल सिंपल। मतलब ये तब है जब आपका जो डाटा है वो डिस्क्रीट डाटा हो विद फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अगर आपका डाटा डिस्क्रीट होता विदाउट फ्रीक्वेंसी, तो मान लीजिए आपका डाटा ऐसे होता x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn, सपोज फॉर एग्जांपल। तो ये डिस्क्रीट डाटा है विदाउट फ्रीक्वेंसी। तो ज्योमेट्रिक मीन जी का फॉर्मूला क्या होता, x1 इंटू x2 इंटू अप टू डॉट डॉट xn टू दी पावर 1 अपॉन n। वेरी सिंपल। बस यहां पे फ्रीक्वेंसी है तो कुछ ऐसे कर दिया। कैपिटल एन क्या है, वही एज यूजुअल नोटेशन, समीशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, बिल्कुल वेरी सिंपल। तो अब अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन मेरी पॉजिटिव है, तो जो रूट पावर है 1 अपॉन n, दिस इज वेल डिफाइंड। अब एक्चुअली में इसीलिए इसको पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन हो जाती है तो थिंग्स बिकम कॉम्प्लेक्स, थिंग्स बिकम इमेजिनरी। तो इमेजिनरी चीजों पर हम वर्क नहीं करते। सो दैट्स वाई जब भी ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन किया गया होगा, उन्होंने सारी ऑब्जर्वेशंस को पॉजिटिव माना। अब क्योंकि राइट हैंड साइड वेल डिफाइंड है, पॉजिटिव है, सो आई कैन टेक लॉगरिथमिक बोथ ऑफ द साइड। तो क्या मिलेगा, log g is equal to 1 upon n summation I goes from 1 to n f of I log of x I। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बिल्कुल आप दोनों तरफ का log ले लीजिए।
दोनों तरफ का log ले लेंगे तो कुछ फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, और अब आप चाहें तो दोनों तरफ का एंटी लॉग ले सकते हैं। तो g किसके बराबर बनेगा? एंटी लॉग ऑफ 1/n समीशन i goes from 1 to n f of I log of xi। ठीक है बेटा। नाउ दिस इज द फाइनल formulation of geometric mean. So basically geometric mean is what? Geometric mean G is nothing but anti-log of arithmetic mean of logarithmic of the observation. Means वो कहता है कि अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है किसी भी डाटा का, तो सबसे पहले तो सारी ऑब्जर्वेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, सारी ऑब्जर्वेशंस का लॉगरिथमिक ले लीजिए, ओके। फिर उन लॉगरिथमिक ऑब्जर्वेशन का आप अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए, ओके। फिर उस अर्थमेटिक मीन का एंटी लॉग ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? ज्योमेट्रिक मीन। और यू कैन कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन लाइक दिस, देयर इज नो इश्यू, राइट। तो जैसा भी आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि चलो सर, डिस्क्रीट पे आपने समझा दिया, विद फ्रीक्वेंसी भी समझा दिया आपने, और विदाउट फ्रीक्वेंसी भी समझा दिया। अगर डाटा कंटिन्यूअस हो तो मेरे बच्चों सेम बिल्कुल आपको ऐसे करना है जैसे आपने अर्थमेटिक मीन में किया था। क्या किया था अर्थमेटिक मीन में? कि जितने भी क्लास इंटरवल थे 0 to 10, 10 to this to this, उन सबका एवरेज आपने लिया था क्लास इंटरवल का, और उसको कोरस्पोंडिंग टू xi आपने लिखा था। तो यहां पे भी आपको सेम काम करना होगा। बस यही ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है xi, दे मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एक लिटिल बिट सिनेरियो है, डेफिनेशन है किसका? ज्योमेट्रिक मीन का, जो कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस पर वर्क करता है। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, चलिए। तो अब दो तीन बातें यहां पर आती हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हर मेजरमेंट के अंदर आपको तीन चीजें जरूर पढ़नी है। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मेजरमेंट, दूसरा मेरिट, और तीसरा डीमेरिट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मेजरमेंट ऐसे होंगे जिनमें हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनमें हम कुछ चीजें कम पढ़ सकते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली ये तीन बातें हमें हर मेजरमेंट में पढ़नी होती हैं। तो अब यहां पे जो मेरा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्योंकि मैंने ये बोला था कि जब भी आप कुछ इस टाइप का सिनेरियो पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको तीन चीजों में से सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। देखिए बच्चों, अर्थमेटिक मीन में बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तीन चार प्रॉपर्टी थी, जैसे सम ऑफ द डेविएशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी, और चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल वाला प्रॉपर्टी। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में सिर्फ एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है विद रेस्पेक्ट टू द फोर, जो आपने चार पढ़ी थी, सारी नहीं करती। ज्योमेट्रिक मीन में सिर्फ एक करती है, दैट इज द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी और कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन। मीन्स व्हाट? एक ग्रुप आपको पता होगा, एक डाटा आपको पता होगा, उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, उसका साइज कितना है, और ज्योमेट्रिक मीन कितना है ये पता होगा। दूसरा ग्रुप का इंफॉर्मेशन आपको पता होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है और उसका ज्योमेट्रिक मीन कितना है वो पता होगा। विदाउट कंबाइनिंग दीज टू ग्रुप्स, इफ यू कंबाइन या इफ यू कैलकुलेट द कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन, मींस ज्योमेट्रिकल प्रॉपर ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो क्या ज्योमेट्रिक मीन में ऐसा होता है? आंसर है यस, ऐसा ज्योमेट्रिक मीन में होता है। अब होता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो देख लीजिए। तो मेरे बच्चों, वो कहता है कि अगर एक ग्रुप है आपके पास जिसका साइज है n1 और ज्योमेट्रिक मीन है g1, दूसरा ग्रुप है जिसका साइज है n2 और ज्योमेट्रिक मीन है g2। ठीक है जी। विदाउट कंबाइनिंग इनका जो साइज हो जाएगा वो n1 प्लस n2 हो जाएगा ऑब्वियसली, और ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा क्या? g, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अब वो कहता है कि इसके बीच में रिलेशन क्या है? मेरे बच्चों, इसके बीच में रिलेशन है log g इज इक्वल टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो बेसिकली दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट,
कि अगर आपको एक ग्रुप का साइज पता है, उसका ज्योमेट्रिक मीन पता है, दूसरे ग्रुप का साइज पता है, ज्योमेट्रिक मीन पता है, तो दोनों ग्रुप को बिना कंबाइंड किए हुए ऑब्वियसली आपको पता है कि उसका साइज हो जाएगा n1 प्लस n2 और जो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा वो हो जाएगा g। अब हाउ वी कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन g? वी कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन बाय दिस फॉर्मूला। ऑब्वियसली यू कैन यूज अनदर फॉर्मूला आल्सो। क्या फॉर्मूला आप बना सकते हैं जो कि यहीं से बन सकता है? g टू दी पावर n1 प्लस n2 इज इक्वल टू g1 टू दी पावर n1 इंटू g2 टू दी पावर n2। मेरे बच्चों, ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो g1 n1 पता है, g2 n2 पता है, तो आप g यानी कि कंपाउंड या कंबाइंड डाटा का ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। अब बारी आएगी कि सुधीर सर कैसे पता आपको ये फॉर्मूला, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि इसको प्रूफ करिए। तो हम दो डाटा के लिए प्रूफ कर सकते हैं, आप मल्टीपल डाटाज के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे अर्थमेटिक मीन में आपने किया था। वेरी सिंपल, आप कोई भी दो डाटा हम लोग चूज कर सकते हैं, विद फ्रीक्वेंसी और विदाउट फ्रीक्वेंसी डजंट मैटर। तो कैसे करेंगे? लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn1 and y1 y2 up to dot dot yn2 be the datas, be the two datas, है ना? such that, कैसे है ये डाटा? every xi is greater than 0 for all I and every yj is greater than 0 for all j। मतलब जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है वो सारी की सारी पॉजिटिव है, ताकि मैं ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन कर सकूं, है ना? लेट g1 एंड g2 बी द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डाटा रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा? तो जो फर्स्ट डाटा है उसका ज्योमेट्रिक मीन है g1, जो सेकंड डाटा है उसका ज्योमेट्रिक मीन है g2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन g1 किसके बराबर बनेगा? x1 इंटू x2 अप टू डॉट डॉट xn टू दी पावर 1 अपॉन n1 एंड मेरे बच्चों g2 किसके बराबर बनेगा? y1 इंटू y2 अप टू डॉट डॉट yn2 टू दी पावर 1 अपॉन n2। बिल्कुल ठीक है, बाय द डेफिनेशन। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं तो log g1 किसके बराबर बनेगा? 1 अपॉन n समीशन log ऑफ xi, i गोज फ्रॉम 1 टू n। एक बात। दूसरा, इसका अगर मैं log ले लेता हूं, log g2 किसके बराबर बनेगा? 1 अपॉन n2 समीशन log ऑफ yi, i गोज फ्रॉम 1 टू n2, डजंट मैटर। तो मैंने इस इक्वेशन का log ले लिया, ऐसे मुझे मिल गया, इसका log ले लिया मैंने, मुझे ऐसे मिल गया, डजंट मैटर। आप इसको कोई भी इक्वेशन नंबर डाल के छोड़ सकते हैं। अब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि विदाउट कंबाइनिंग इन दोनों ग्रुप्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो ज्योमेट्रिक मीन g आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन दोनों ग्रुप्स का विदाउट कंबाइनिंग इन दोनों ग्रुप्स का आप ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो आपको पता है रूल, g इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? x1 इंटू x2 डॉट डॉट xn1 इंटू y1 इंटू y2 डॉट डॉट yn2 टू दी पावर 1 अपॉन n1 प्लस n2। क्योंकि रूल है ये, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका मल्टीपल कर देते हैं टू दी पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे आपने दो डाटा लिए हैं, एक डाटा यहां से यहां तक लिख लिया मैंने, फिर मल्टीपल में यहां से यहां तक लिख लिया और मैंने पावर 1 अपॉन n1 प्लस n2 कर दिया। ये हो गया मेरा कंबाइंड या कंपाउंड ज्योमेट्रिक मीन g, छोड़ दिया। ठीक। अब एक बात बताइए, अगर मैं दोनों तरफ log ले लूं, क्योंकि डाटा का मुझे कोई यूज नहीं है तो मैंने इसको हटा दिया, यहां पे अगर मैं दोनों तरफ का लॉगरिथमिक ले लूं
तो क्या मिलेगा, log g इज इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 मुझे यहां मिलेगा, और यहां पे मुझे मिलेगा log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस डॉट डॉट log ऑफ xn1 प्लस log ऑफ y1 प्लस log ऑफ y2 प्लस डॉट डॉट log ऑफ yn2, ये मिलेगा। सबका log ले लिया। अब आप कुछ मत करो, वेरी सिंपल, यहां से यहां तक एक समीशन लगाओ, यहां से यहां तक दूसरा समीशन लगाओ, तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज इक्वल टू 1/n1 प्लस n2 ब्रैकेट, यहां से यहां तक एक समीशन लगाऊंगा तो समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n1 log ऑफ xi मुझे मिल जाएगा। नाउ प्लस आगे अगर मैं लगाऊंगा तो समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू n2 log ऑफ yj, ये लिखने का तरीका है, ij आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। अब आप अच्छा मैंने यहां i लिखा है तो चलो यहां पे भी i लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो i गोज फ्रॉम 1 टू n2 और यहां पे j के प्लेस पे i लिख देते हैं, ठीक है। अब ये चीज अगर आप यहां से कैलकुलेट करें ये वाली, तो ये n1 यहां से यहां मल्टीपल हो जाएगा, ये चीज अगर आप कैलकुलेट करें तो ये n2 यहां से यहां मल्टीपल हो जाएगा, और वो मैं इस इक्वेशन में अगर पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है मेरे बच्चों, मुझे मिलने वाला है 1/n1 प्लस n2 बाहर ब्रैकेट, इस चीज की वैल्यू नीचे से डालो, मुझे मिलेगा n1 log g1 प्लस n2 log g2, बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली मैं क्या सबमिट करूंगा, फाइनली मैं सबमिट करने जा रहा हूं कि log g यानी कि कंपाउंड मीन का लोगरिथमिक इज इक्वल टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा टिपिकल टास्क नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये था कि ज्योमेट्रिक मीन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है, ऐसे करता है, बिल्कुल वेरी सिंपल, ठीक है। बाकी कोई प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिट और डीमेरिट की। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको मेरिट और डीमेरिट पे हम कैसे काम करते हैं। और डीमेरिट, देखिए मेरे बच्चों, मेरिट और डीमेरिट ज्योमेट्रिक मीन की लगभग अप्रोक्सीमेटली अर्थमेटिक मीन के ही जैसी है, बस कुछ कुछ डिफरेंस है। जैसे अर्थमेटिक मीन जो होता है वो किसी डिफरेंट सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है, ज्योमेट्रिक मीन डिफरेंट सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो अर्थमेटिक मीन स्ट्रॉन्गर या सुपीरियर होता है ज्योमेट्रिक मीन से, बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा गुड रिप्रेजेंटेशन देता है देन द अर्थमेटिक मीन, जिसको हम कहते हैं यूज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। मतलब वो मेरिट में भी आता है या फिर उसके यूज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के नाम से भी आप उसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक मीन कहां पर ज्यादा यूज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थमेटिक मीन। तो दो स्पेशल केसेस हैं मेरे बच्चों। सबसे पहला, अगर आपको एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो हम हमेशा ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको इंडेक्स नंबर थ्योरी के अंदर एवरेज टेंडेंसी चाहिए तो हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करते हैं। इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टॉपिक है, हो सकता है आपको किसी सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो इंडेक्स नंबर की जो थ्योरी है उसमें अगर हमें मीन की रिक्वायरमेंट होती है, एवरेज या सेंट्रल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं देन द अर्थमेटिक मीन, बिल्कुल ठीक है। अब बारी आती है डीमेरिट की। डीमेरिट भी लगभग वही है ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जो अर्थमेटिक मीन के अंदर थी। इसमें एक डीमेरिट एक्स्ट्रा है, वो क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशंस का स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना। समझ गए? तो मैंने बोला था कि ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड ही तब होता है जब सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस पॉजिटिव होती हैं। अर्थमेटिक मीन में ऐसा कुछ नहीं था। अर्थमेटिक मीन में क्या था, सिंपल
चीजें आपको बताई गई। डाटा किसी भी फॉर्मेट का हो, हर फॉर्मेट में, मतलब डाटा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इक्वल हो जीरो के, डजंट मैटर, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है उन सब पे हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते थे। यहां पर ये डीमेरिट है कि आप जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो सारी ऑब्जर्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेरिट और डीमेरिट अप्रोक्सीमेटली ऐसी हैं जैसी अर्थमेटिक मीन में आपने पढ़ी है, तो थोड़ा सा आप रेफर टू बुक करेंगे तो वहां आपको चीजें बिल्कुल सिमिलर दिखाई देंगी। तो डेफिनेशन हो गई ज्योमेट्रिक मीन की, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया, मेरिट और डीमेरिट भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो आपकी ही बुक का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आता है मेरे बच्चों, मेरे नोट्स में भी है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस मैं आपको इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कह रहा है, इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल, द अपर बाउंड्री ऑफ ईच क्लास इंटरवल हैज ए कांस्टेंट रेशो टू द लोअर बाउंड्री। मतलब जो डाटा है वो कुछ इस तरीके का है कि जो क्लास इंटरवल का अपर बाउंड्री है और जो क्लास इंटरवल का लोअर बाउंड्री है, उन दोनों के बीच का जो रेशो है वो फिक्स है। मतलब अगर अपर बाउंड्री है L2 और लोअर बाउंड्री है L1 सपोज, तो L2 by L1 इज फिक्स कांस्टेंट। तो अगर ith इंटरवल है आपके पास, अगर ith इंटरवल है आपके पास, तो उस ith इंटरवल में हम अगर हम डिनोट कर दें Li टू Li प्लस 1, तो Li प्लस 1 अपॉन Li इज फिक्स कांस्टेंट। सपोज आई कॉल दैट फिक्स्ड कांस्टेंट इज लैम्डा, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है। शो दैट द ज्योमेट्रिक मीन G, मतलब ऐसा शो करना है कि जो ज्योमेट्रिक मीन G है मे बी एक्सप्रेस बाय द फॉर्मूला दिस वन। अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है बच्चों, log G इज इक्वल टू सम x0 प्लस C अपॉन n इंटू समीशन ओवर I f ऑफ I ब्रैकेट I माइनस 1, इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, ऐसा मुझे शो करना है। वेयर x0 इज व्हाट, x0 इज द logarithmic of the mid value of the first interval and C is the logarithmic of the ratio between upper and lower boundaries। तो जो x0 है और जो C है वो आपको वेल डिफाइंड कर दिया गया। वेरी सिंपल, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है बेटा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस का मुझे अब ऐसा एज सच कोई उतना नीड नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले तो हम इंटरवल डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, लेट ith क्लास इंटरवल बी Li कोमा Li प्लस 1 विद corresponding frequency fi, ठीक है, विद कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी fi। तो यहां पे क्या गिवन है कि जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनका जो रेशो है वो फिक्स है। सपोज आई कॉल दिस रेशो लैम्डा, तो मैं क्या करूंगा, लेट L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू L3 अपॉन L2 इज इक्वल टू L4 अपॉन L3 अप टू डॉट डॉट इज इक्वल टू लैम्डा, या और थोड़ा ले लीजिए Li प्लस 1 अपॉन Li इज इक्वल टू लैम्डा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां अगर ऐसा है तो मैं इसको इंप्लाइज कैसे करूंगा, L2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L1, ओके, L3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स L2, बट L2 किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स L1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर L1। सिमिलरली मेरे बच्चों L4 इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब L1 अप टू डॉट डॉट, तो मैं क्या लिखूंगा कि Li प्लस 1 इज नथिंग बट लैम्डा टू दी पावर I इंटू L1। ऐसा एक रूल मैंने बना लिया, विच इज वेरी सिंपल, कोई ऐसा इसमें टिपिकल टास्क नहीं है, ठीक है। अब जो मेरा x0 था क्वेश्चन में,
वो था x0 इज द लॉगरिथमिक ऑफ द मिड वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंटरवल। तो फर्स्ट इंटरवल का जो मिड वैल्यू होगा वो x1 होगा, विच इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बाई 2। समझ गए? जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो मेरी पहला इंटरवल है उसकी जो मिड वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरीके से मुझे बनती हुई दिखाई देगी। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? दिस इज 1/2 L1 मेरे पास है ऑलरेडी, प्लस L2 किसके बराबर है? लैम्डा L1 के बराबर है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो L1 बाई 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा, इक्वेशन नंबर स्टार इसको मान लीजिए आप, है ना। तो जो पहला इंटरवल है आपको पता है कि उसका जो एवरेज वैल्यू होगी दैट इज x1, दूसरा इंटरवल है उसका जो एवरेज होगा दैट इज x2, तीसरा जो इंटरवल है उसका जो एवरेज होगा दैट इज x3। तो x1 की वैल्यू बाई स्टार मुझे कुछ मिल गई। अब अगर यहां पे आपसे मैं पूछ लूं x2 की वैल्यू बताइए तो आप क्या बोलोगे? सुधीर सर L2 प्लस L3 बाई 2, ठीक है जी, 1/2। अब L2 किसके बराबर है भाई? L2 मेरा बराबर है लैम्डा टाइम्स L1 प्लस, ओके, L3 मेरा किसके बराबर है? लैम्डा स्क्वायर L1 के बराबर है। चलिए थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज 1/2 इंटू L1 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, बिल्कुल ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो L1/2 और 1 प्लस लैम्डा किसके बराबर है? x1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा इंटू x1 के। तो x2 जो मेरा आया वो लैम्डा टाइम्स x1 के बराबर आया। मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं। अब अगर ऐसा आपने लिख लिया या समझ लिया तो थोड़ा सा मैं ऊपर से रब कर देता हूं इन चीजों को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बताइए x3, तो सबसे पहले तो आप बोलेंगे सुधीर सर दिस इज 1/2 L3 प्लस L4 बाई 2, और 2 मैंने बाई पहले लिख लिया। नाउ दिस इज व्हाट? 1/2। अब L3 मेरा किसके बराबर है? L3 मेरा बराबर है लैम्डा स्क्वायर L1 प्लस L4 किसके बराबर है? लैम्डा की क्यूब L1 के बराबर है। थोड़ा सा सोल्व करूंगा तो 1/2 और 1 प्लस लैम्डा L1 इंटू लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट? x1 के बराबर, अभी आपने बताया था, तो किसके बराबर आ गया? लैम्डा स्क्वायर x1 के बराबर आ गया। ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। तो मुझे क्या चीज मिली? यहां से मुझे मिला x3 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर x1। तो एक सिमेट्री बन गई कि मेरे बच्चों अगर मैं xi आपसे पूछूंगा या xi प्लस 1 आपसे पूछूंगा तो आप लिखेंगे लैम्डा टू द पावर i इंटू x1। एक रूल, एक सिमेट्री मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग एक सिमेट्री आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सब चीजें मैंने निकाली, नोट्स में भी मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, अगर आपको कहीं नीड है तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो log g, मान लीजिए हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन कुछ थी मेरे पास 1/n, सपोज समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n। मान लीजिए मैं फ्रीक्वेंसी नहीं, या फ्रीक्वेंसी चलो यूज कर रखा है f ऑफ i log ऑफ x i, ये तो 1/N में डाल देता हूं, 1/N, ठीक है। तो डाटा है मेरे पास, डाटा का इंफॉर्मेशन मैंने डाल दिया। अब दिस इज व्हाट बेसिकली, दिस इज नथिंग बट 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f ऑफ i log ऑफ xi की वैल्यू अगर मैं यहां डालूं, log ऑफ xi की वैल्यू अगर मैं डालूं तो बिल्कुल सिंपल रहेगा। दिस इज व्हाट? लैम्डा टू द पावर i -1 इंटू x1। बी केयरफुल। क्यों? क्योंकि जैसे ये फॉर्मूले में xi प्लस 1 है ना, लैम्डा टू द पावर i इंटू x1, तो वहां पे मुझे xi डालना पड़ेगा। तो एक i जो पावर है वो कम हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी, तो मैंने कुछ ऐसे डाल दिया। अब अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं मेरे बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो दिस कैन बी रिटन एज 1/n समीशन i गोज फ्रॉम 1 to n f ऑफ i
log of lambda to the power I minus 1 and plus 1 upon n summation f of I log of x1। अब जैसे मर्जी लिखिए। अब log of x1 तो कांस्टेंट है, समीशन से बाहर आ जाएगा, समीशन fi से n कट जाएगा, तो ये जो टर्म बनेगी वो log of x1 बनेगी। अब log of x1 अगर ये टर्म बनेगी, और x1 क्या है, पहली जो क्लास इंटरवल है उसका एवरेज, तो बेसिकली ये x0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, x0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। चलिए अब इस चीज को मैं थोड़ा ऐसे लिखने के मूड में हूं। इस चीज को कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन n समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i इंटू i माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ लैम्डा प्लस ये मेरा हो रखा है क्या, x0। ठीक है बेटा, अब ये जो log ऑफ लैम्डा है दिस इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू i, ये बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, फॉर सिंप्लिसिटी मैं इसको लिख सकता हूं x0 मैंने पहले ले लिया प्लस log लैम्डा, तो लैम्डा क्या था, रेशो, उसका log c डिफाइन कर रखा है, डिवाइडेड बाय n ऑलरेडी मेरे पास है, दिस इज समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n f ऑफ i इंटू i माइनस 1। नाउ दिस इज माई फाइनल रिजल्ट जो कि आपके सामने लिखा है। तो यही मुझे प्रूफ करना था, जो इंफॉर्मेशन कुछ कुछ मुझे आप लोगों ने दे रखी थी। तो एग्जामिनर ने जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दे रखी है उस फॉर्मेट से आप डाटा को कंस्ट्रक्ट करिए और फिर जो भी फॉर्मुलेशन आपको बताए गए हैं उनको लगाइए, बिल्कुल सिंप्लीफाइड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है, देखो बेटा सारी बुक के क्वेश्चन तो मैं करवा नहीं सकता, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, ज्यादातर क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार आपके डीयू के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने करवाने की कोशिश करी है। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।